10th क्लास के लिए साइंस में जो लेसन नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसमें हमने जो है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों, यौगिकों, तत्वों का अध्ययन किया है। किस प्रकार वो क्रिया करते हैं, उनके क्रियाएं कितने, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, इन सभी का हमने विस्तृत जानकारी ली है, अध्ययन किया है। लेसन नंबर 2 अम्ल, क्षार तथा लवण। इस अभ्यास के अंदर हम अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे, क्षार के बारे में अध्ययन करेंगे और लवण के बारे में अध्ययन करेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या भौतिक गुण हैं, इन अम्ल के क्या रासायनिक गुण हैं, अम्लों का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इन सभी का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार क्षार के बारे में कि क्षारक पदार्थ किसे कहते हैं, इनके प्रकार कितने हैं, क्षारकों के भौतिक गुण क्या हैं, क्षारकों के रासायनिक गुण क्या हैं, इनके क्षारकों का महत्व क्या है, इनके उपयोग क्या हैं। इसी प्रकार लवण का हम अध्ययन करेंगे कि लवण किसे कहते हैं, इनके प्रकार क्या हैं, इनके रासायनिक गुण क्या हैं, भौतिक गुण क्या हैं और इनके उपयोग क्या हैं। तो यहाँ आती है कि जो यौगिक हमने पढ़े हैं पहले अभ्यास के अंदर, बहुत से रासायनिक तत्वों का अध्ययन किया है, यौगिकों का अध्ययन किया है, तो उन सभी के अंदर अपनी एक विशेष गुण पाए जाते हैं। सभी यौगिकों के अंदर एक विशेष गुण पाए जाते हैं और ये इन गुणों के आधार पर इनकी एक विशिष्ट पहचान होती है या इनको अलग अलग समूहों में रखा गया है। अब वो कैसे हो सकते हैं, जिसमें उनके विशिष्ट गुणों के आधार पर कुछ रासायनिक यौगिक जो हैं वो अम्ल की श्रेणी में आते हैं, कुछ क्षार की श्रेणी में आते हैं और कुछ लवण की श्रेणी में आते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, हमारे अंदर कई प्रकार के पाचक रस, मनुष्य के अंदर या जीव जंतुओं के अंदर कई प्रकार के पाचक रस निकलते हैं, जिनका पहचान हम उनके टेस्ट के आधार पर कर सकते हैं। इनमें कुछ खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। तो इस तरीके से हम उनके भौतिक गुणों के आधार पर या कुछ रासायनिक गुणों के आधार पर विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिकों को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है, जो कुछ अम्ल होते हैं, कुछ क्षार होते हैं और कुछ लवण होते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अम्ल किसे कहते हैं। हमें जो अध्ययन करना है, सबसे पहले अम्ल किसे कहते हैं। तो इसमें क्या है, वे पदार्थ अम्ल में जो है, अम्ल की पहचान हम कैसे करते हैं कि ये कौन से अम्ल हैं। तो अम्ल की पहचान ये होती है कि जिन पदार्थों से हाइड्रोजन जो युक्त पदार्थ हैं, उनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में निकलती है। जो अम्ल हैं उनसे हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में निकलती है, इसलिए इनको हम अम्ल कहते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं, HCl जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम इनका जब ये आयनित होते हैं, चाहे उसमें HCl है, चाहे HNO3 है या H2SO4 है, जब ये आयनित होते हैं तो ये जो हैं सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन निकालते हैं। जैसे HCl है तो आयनित होने के बाद H+Cl, H2SO4 है, आयनित होने के बाद 2H+SO4। अर्थात जिन पदार्थों से हाइड्रोजन या जिन यौगिकों से हाइड्रोजन अधिक मात्रा में आयनित होती है, उन पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं। अम्ल ये कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल के 2 प्रकार हैं, प्रबल अम्ल, नंबर 2 दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें हाइड्रोजन पूर्ण रूप से वियोजित हो जाती है, हाइड्रोजन पूर्ण रूप से वियोजित हो जाती है, ऐसे अम्लों को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल जिनमें हाइड्रोजन पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, पूर्ण रूप से नहीं निकलती, उनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। अम्ल दोनों ही होते हैं, किंतु एक जो है पूर्ण रूप से हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, एक जो है पूर्ण रूप से हाइड्रोजन को अलग नहीं करते। जो पूर्ण रूप से हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं उनको हम प्रबल पदार्थ कहते हैं, जो पूर्ण रूप से हाइड्रोजन को अलग नहीं करते उनको हम जो हैं दुर्बल पदार्थ कहते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और इनके जो हैं डेफिनेशन को बार बार आप रिपीट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तभी आप जो हैं इसको समझ सकते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कई बच्चों पर गाइड जो हैं
बुक्स जो हैं किसी दूसरे राइटर की हों, किंतु टॉपिक सभी में ही एक जैसे हैं। आप उन्हीं बुक्स को आप पढ़ते रहें, वीडियो को देखते रहें। वीडियो को देखने के साथ साथ आप आसानी से जो है इसको समझ सकते हैं। अभी हमने जो चर्चा की थी, बताया था कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 प्रबल अम्ल, नंबर 2 दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं H2SO4, HCl, HNO3। ये आयनित होने के बाद हाइड्रोजन को पूर्ण रूप से अपने से अलग कर देते हैं, इसलिए इनको हम जो हैं प्रबल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल जैसे HCN, CH3COOH, एसिटिक एसिड, HCOOH, ये भी अम्ल की श्रेणी में आते हैं, किंतु इनको हम प्रबल अम्ल नहीं कह सकते। ये हाइड्रोजन को पूर्ण रूप से अपने से बाहर नहीं निकालते हैं, अलग नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको दुर्बल अम्ल कहा जाता है। तो ये अभी आपने जो पढ़े हैं HCN है, CH3COOH है, HCOOH है, ये सब दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण क्या हैं, जिनके आधार पर हम इनको बाहर से ही पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला इनका भौतिक गुण है कि अम्ल जो हैं टेस्ट में खट्टे होते हैं। टेस्ट में खट्टे होते हैं। जितने भी हमारे खट्टे फल हैं, भोज्य पदार्थ हैं, इन सभी में जो है समझ लीजिए कि एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। चाहे उसमें अंगूर है, संतरा है, ये सब जो हैं, नींबू है, संतरा है, अंगूर है, ये सब हमारे इनके अंदर अम्लीय पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इनको क्योंकि ये खट्टे फल होते हैं और जल में विलय हो जाते हैं। तो सबसे पहले इनका भौतिक गुण है कि खट्टे होते हैं टेस्ट में, और जैसे अभी आपको उदाहरण बताए गए हैं, नींबू है, संतरा है और एसिटिक एसिड है, ये सभी जो हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो ये भी इनका एक भौतिक गुण है कि अगर नीले लिटमस पेपर को एसिड में डुबोया जाएगा या डाला जाएगा तो वो लाल बदल जाता है। लिटमस एक प्रकार का पेपर ही होता है, तो ये नीले लिटमस को, नीले कलर को लाल कर देते हैं। ये भी इसका एक भौतिक गुण है। तीसरा इसमें जो है क्या है कि ये कपड़ा, लकड़ी, कागज़, त्वचा अगर स्किन पर भी बाहर ऊपर गिर जाते हैं तो ये उसको नष्ट कर देते हैं, अर्थात नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा भी इनका एक भौतिक गुण है। तो ये हमने अभी भौतिक गुणों का अध्ययन किया है। दोबारा आप समझ सकते हैं कि इनका टेस्ट खट्टा होता है। दूसरा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तीसरा, इनकी प्रकृति जो है कुछ ऐसी होती है कि अगर ये किसी कपड़े पर, कागज़ पर, लकड़ी पर या अपने स्किन पर गिर जाते हैं तो ये उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, नष्ट कर देते हैं। इससे आगे है अम्लों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या हैं? तो रासायनिक गुण समझने के लिए देखिए, वैसे तो ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता होती है, किंतु आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासें हैं, इनमें जितना भी संभव हो आप अच्छे से अच्छा समझ सकें, ऐसी कोशिश आपके लिए की जा रही है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे। नंबर 1 है धातु के साथ अभिक्रिया। जो अम्ल हैं, धातु के साथ अभिक्रिया। और मैं एक बात आपको और बता दूं, सभी बच्चे, जैसे हम हाई स्कूल के अंदर कॉपी बनवाते थे और जितने भी रासायनिक प्रतीक हैं या रासायनिक यौगिक हैं, उन सभी के नाम लिख करके सूत्र याद कराने। तो एक ऐसी लिस्ट आप अभी से बनाना शुरू कर दें जिसमें रासायनिक प्रतीक कम से कम 50 होने चाहिए। वैसे तो बहुत से हैं, किंतु 50 तो आपको कम से कम याद होने चाहिए। और ऐसे ही 50 की संख्या कम से कम यौगिकों की होनी चाहिए, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और इनको जो है आप चाहे रफली ही तैयार कर लें, किंतु इनकी एक लिस्ट आपको आपके पास होनी चाहिए। और ये लिस्ट, क्योंकि अब आमने सामने क्लास में बैठ करके स्टडी नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी बुक से ही नोट करते रहें। जैसे मैंने अभी आपको बहुत से नाम बताए हैं, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, CH3COOH है, एसिटिक एसिड। तो आप साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपको आपकी लिस्ट अपने आप तैयार होती चली जाएगी। तो इस पर सभी जो अपने साइंस के स्टूडेंट्स हैं विशेष ध्यान देंगे कि इसको आप करते रहें। 10th क्लास के लिए ये कंपलसरी भी है, 9th में भी याद कराए हैं, 8th क्लास में भी हैं, किंतु ये बार बार जब याद होंगे तभी आप इसको आगे तक याद कर सकते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। नंबर 1, धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। धातुओं के साथ अभिक्रिया करने में इसमें क्या है, धातु आप जानते हैं, जैसे जिंक है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। अगर कोई भी जिंक, सोडियम और मैग्नीशियम के साथ अम्ल क्रिया करता है, एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं
कि Fe अगर HCl के साथ क्रिया करता है तो क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। आपको बताया गया था कि अम्ल वे ही पदार्थ हैं जो हाइड्रोजन को आयनित करते हैं। अम्ल जो हैं वे पदार्थ हैं जो हाइड्रोजन को आयनित करते हैं। तो ये धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो आप चाहे Fe से क्रिया करा लीजिए, Zn से क्रिया, जिंक से क्रिया करा लीजिए, सोडियम से क्रिया करा लीजिए, मैग्नीशियम से क्रिया करा लीजिए। आप जब इनकी क्रिया देखते हैं तो आपको जानकारी होती है कि सभी में H2 गैस जो है मुक्त होती है, फ्री होती है। तो नंबर 1 इसका जो सबसे अच्छा रासायनिक गुण है कि धातुओं के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। नंबर 2 कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये कार्बोनेट पदार्थ के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। जैसे जितने भी एसिड हैं, तो ये तो नाम आपके ध्यान नहीं हैं कि HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। तो अब हम दूसरे नंबर पर पहुँचे हैं कि कार्बोनेट के साथ भी ये अभिक्रिया कर सकते हैं। और अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाएंगे, देखिए नंबर 1 जैसे धातु कार्बोनेट CaCO3 प्लस HCl अम्ल। अगर कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है CaCl2 प्लस जल H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं कि यदि ये इस प्रकार की क्रिया करते हैं, कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। तो दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, यह है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर यौगिक क्रिया करते हैं, अम्ल क्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिया करता है तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनता है, जल H2O का निर्माण होता है और CO2 गैस बाहर निकलती है। तो दूसरा गुण इनका ये होगा कि अगर ये अम्लीय पद जितने भी अम्ल हैं ये अगर कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं तो ये CO2 गैस बाहर निकलती है। नंबर 1 आपने पढ़ा था कि अगर धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगर ये कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। नंबर 3 आता है धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रियाएं। ऑक्साइड का मतलब ये होता है कि जितने भी धातु हैं, चाहे उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, सभी जो धातुएं हैं ये सभी O के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। तो धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके ये जो हैं लवण का निर्माण करते हैं और जल बनाते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस 2HCl इजिकल टू CaCl2 क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड और जल का निर्माण। तो और कैल्शियम क्लोराइड जो है एक प्रकार का लवण है। ऐसी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बताया ना अभी कि धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके ये एसिड जो हैं अर्थात अम्ल जो हैं लवण बनाते हैं और जल का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका सूत्र है MgO सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करता है, H2SO4 के साथ क्रिया करता है तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और H2O का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। यहाँ जितने भी आप इक्वेशन पढ़ रहे हैं इनमें आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इसमें कहीं S लिखा हुआ होगा, कहीं AQ लिखा हुआ होगा, कहीं L लिखा हुआ होगा, कहीं G लिखा हुआ होगा। तो S मीन्स सॉलिड, AQ मीन्स एक्वस, L फॉर लिक्विड और G फॉर गैस। तो जैसे H2O है, H2O के साथ दोनों इक्वेशन में L लिखा हुआ तो इसका मतलब लिक्विड है, जल है। MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट है, तो ये एक्वस है, ये प्योर लिक्विड नहीं है, एक्वस है, जलीय विलयन है। तो इस प्रकार से ये अम्लों के रासायनिक गुण होते हैं। 3 प्रकार के रासायनिक गुण अभी आपने पढ़े हैं, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। नंबर 1 होता है धातु के साथ अभिक्रिया, नंबर 2 होता है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, नंबर 3 होता है धातु ऑक्साइडों के साथ यौगिकों एसिड की अम्लों की अभिक्रिया। तो नंबर 1 पे जब हम आते हैं तो जब कोई भी धातु एसिड से क्रिया करती है, अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस आयनित होती है, बाहर निकलती है। जब नंबर 2 रासायनिक गुण में धातु कार्बोनेट एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थात CO2 मुक्त करते हैं। नंबर 3, जब धातु ऑक्साइड के साथ कोई भी अम्ल अभिक्रिया करता है तो ये लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। तो इसके जो हैं अम्लों के 3 रासायनिक गुण हैं जिनको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इनके हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। नंबर 4 पॉइंट आता अम्लों के उपयोग। इनके उपयोग कहाँ होंगे? तो नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो इनके कहाँ कहाँ उपयोग हो सकते हैं? जैसा आप देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का है बैटरियों में उपयोग होता है, पेट्रोलियम उद्योग में होता है, ये जो कपड़ा वस्त्र उद्योग है रेशे बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में इसका होता है, खाद्य निर्माण में इसका जो है सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। और बहुत छोटे स्तर पर स्कूल की जो लैब होती हैं साइंस में उसमें भी H2SO4 का प्रयोग किया जा सकता है। नाइट्रिक एसिड है, इसका हम सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं उनको जो शुद्ध किया जाता है, कई बार आप भी धुलवाने के लिए अगर उनको जाएंगे तो उनको जो है सोने और चांदी के जो आभूषण है उसका जो शोधन किया जाता है, शुद्ध किए जाते हैं, तो नाइट्रिक एसिड जैसे एसिड के द्वारा ही, अम्लों के द्वारा ही किए जाते हैं। कुछ दवाई में काम आते हैं और उर्वरक में काम आते हैं, विस्फोटक पदार्थ बनाने में इनका जो है नाइट्रिक एसिड काम में आ जाता है। नंबर 3 है हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात HCl। वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने या जो हमारी एक कलाई वगैरह होती हैं, लोहे की चादरों पर कलर करने के लिए या इस तरीके के पेंट वगैरह बनाने के लिए जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक अभी हमने पढ़ा है कि अम्लों के प्रकार क्या, अम्ल किसे कहते हैं, अम्लों के प्रकार क्या हैं, भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं। तो इस तरीके से हम जो हैं इसका अध्ययन कर रहे थे।